नमस्कार दोस्तों, क्लॉकमी के इस डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। अपन ये नगर पालिका अधिनियम की धाराएं बहुत अच्छे से कर रहे हैं और अपन टेस्ट सीरीज भी बहुत शानदार वाली रेडी कर रहे हैं, जिसको इसके कुछ ही दिन बाद आपको तुरंत मिलने लग जाएगी। दूसरी चीज़, आप इस अधिनियम को बहुत अच्छे से अभी तैयार करते जाओ। जिसको लीड लेनी है वो अधिनियम और करंट अफेयर्स के माध्यम से लीड ले सकता है। अभी आप धाराएं अच्छे से एक एक याद होगी ना, तो आप उन लोगों से जो आपकी कंपटीशन में बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनसे आगे होंगे। तो लेट्स गेट स्टार्ट। ठीक है, सेक्शन 28 देख रहे हैं। सेक्शन 28 किससे संबंधित है? निर्वाचन अपराध, इलेक्टोरल ऑफेंसेस। इलेक्टोरल ऑफेंसेस का मतलब क्या होता है कि चुनाव के दौरान किसी तरह का अपराध कौन करेगा? उम्मीदवार करेंगे। उसका अभिकर्ता, अभिकर्ता का इंग्लिश क्या होता है? एजेंट। एजेंट को हिंदी में क्या कहते हैं? अभिकर्ता। ये गूगल ट्रांसलेटर से ले लेते हैं, तो हमें इसी को भाषा को यूज करना है, क्योंकि एक्ट में अगर अभिकर्ता यूज किया गया है तो पेपर बनाने वाला भी अभिकर्ता यूज करेगा। इसलिए इसको अपन सरल बनाकर बिल्कुल एजेंट या उसका कार्यकर्ता या इस तरह की चीजें अगर अपन लिखेंगे तो अपन को वहाँ पेपर में अभिकर्ता आएगा तो हमें दिक्कत होगी। इसलिए अपन कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा उन टेक्निकल शब्दों को अपने व्यवहार में लाएं, अपन बार बार पढ़ें ताकि हमारा पेपर अच्छा हो। ठीक है, इसमें निर्वाचन के दौरान अपराध, जैसे ही चुनाव होगा तो चुनाव के दौरान क्या करेंगे? वो किसी तरह का अपराध, अपराध की बहुत सारी श्रेणियां हैं। मान लो किसी धर्म विशेष के खिलाफ उसने अलग से एक घृणा या कुछ इस तरह का चीज कर दिया। कोई मुस्लिम कैंडिडेट है, उसने हिंदू के खिलाफ कर दिया। कोई हिंदू कैंडिडेट है, उसने मुस्लिम के खिलाफ कर दिया। या फिर जाति विशेष में घृणा फैला दी। कोई एससी कैंडिडेट है, उसने जनरल कैंडिडेट के खिलाफ कर दिया। जनरल कैंडिडेट है, उसने ओबीसी के खिलाफ कर दिया। ओबीसी ने जनरल के खिलाफ कर दिया। इस तरह से किसी ने भी किसी के खिलाफ किसी तरह की कोई अपराध, अपराधों की श्रेणी मैंने बता दिया। कोई घृणा फैलाने का काम हो, किसी के प्रभाव में लाने का काम हो, किसी को पैसे देकर खरीदने का काम हो कि वोट मैं तेरे को इतने पैसे दे देता हूँ और आप वो ले लो, और फिर उसका प्रभाव डालने वाला आदमी क्या करेगा? उन सब 200-500 वोट हैं उनको दिलवा देगा और उसके बदले वो पैसे ले लेगा। इस तरह की बहुत सारे अपराध हैं जिसको अपन आगे इस में देख रहे हैं। तो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, तो प्रतिनिधित्व करने के लिए उम्मीदवारों के लिए एक एक्ट बनाया गया था, जिसको 1951 में बनाया गया था, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। ठीक है, इसमें धाराएं वर्णित हैं। कौन कौन सी धाराएं वर्णित हैं? 125 से 136 तक, 125 से 136 तक में ये सब निर्वाचन अपराधों के बारे में वर्णन किया गया है। और वो सब क्या होंगे? प्रभावी होंगे। कहाँ पर होंगे? हमारे इस अधिनियम में ये लिखा हुआ है। इस अधिनियम में ये निर्वाचन लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 125 से 136 तक क्या होंगे? प्रभावी होंगे, है ना। अपन यहां प्रभावी लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर अधिनियम के निर्देशों की तरह माने जाएंगे। जो ये धाराओं में निर्देश दिए गए हैं कि उम्मीदवार को किसी तरह की घृणा नहीं फैलानी, उम्मीदवार को किसी को प्रभाव में लाकर, किसी नेता या अधिकारी के प्रभाव में लाकर उनको वोट से विचलित करके दूसरे उम्मीदवार को नहीं दिलवाना, या फिर अन्य प्रकार के जैसे पैसे देकर वोट खरीदना, या फिर कुछ और मनोरंजन के साधन अवेलेबल करवाना। कुछ लोगों को ऐसा ही शौक रहता है कि वो चुनाव के दौरान मनोरंजन से ही अपने वोट उनको दे देते हैं, तो इस तरह का रहता है। अधिनियम के निर्देशों की तरह माने जाएंगे। तो इसमें धाराओं में जो इनके खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं कि अगर आप ऐसा करोगे तो भी आपको इसमें अपराध में माना जाएगा, और ये सब निर्देश इस अधिनियम के तहत माने जाएंगे। ठीक है, यहाँ नगर पालिका का चुनाव होगा तो ये एक्ट के ये निर्देश यहाँ मान्य होंगे। वार्ड मेंबर का चुनाव होगा तो ये मान्य होंगे। फिर इसमें ख में लिखा है निर्वाचन क्षेत्र का निर्देश। जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में निर्वाचन क्षेत्र डिफाइन किया गया है कि ये इतना क्षेत्र होगा जिसके लिए चुनाव होगा।
तो वो निर्वाचन क्षेत्र, अब यहाँ नगर पालिका की बात करेंगे तो नगर पालिका में क्या होगा, वार्ड, तो वो वार्ड का क्षेत्र माना जाएगा, वार्ड माना जाएगा। वार्ड का चुनाव होता है या फिक्स है, वहाँ निर्वाचन क्षेत्र बनाया जाता है, कितना परिसीमन आयोग द्वारा निर्वाचन क्षेत्र बनाया जाता है, निश्चित किया जाता है, इतना इतना एरिया, इतना इतना किलोमीटर में ये गांव शामिल होंगे। तो वो अपने यहाँ इसमें वार्ड की प्रॉपर संख्या राज्य सरकार द्वारा निश्चित की जाती है। उस वार्ड संख्या के आधार पर अपन क्या करेंगे, हाँ, वार्ड की सीमा के आधार पर हम उसको निर्वाचन क्षेत्र की जगह वार्ड को मानेंगे। ठीक है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 125, 127 है ना, धारा 125, 127, 134 और 136। 134 व 136 अधिनियम की धारा के रूप में प्रभावी होंगी। ठीक है। और सबसे बड़ी बात आपके लिए क्या है, इसमें अधिनियम की धारा के रूप में प्रभावी होंगी, मतलब ये है कि इन धाराओं में जो वर्णन किया गया है वो अधिनियम में माना जाएगा। सबसे बड़ी बात, अब आपको ये भी पता होना चाहिए इन धाराओं में क्या लिखा हुआ है। इन धाराओं में लिखा हुआ है जाति धर्म मूल वंश, जाति धर्म मूल वंश के आधार पर प्रभाव डालना। ठीक है, जाति धर्म मूल वंश के आधार पर प्रभाव डालना। और दूसरा दोस्तों, नाम चिन्ह बिना उसके क्या है, पोस्टर लगाना। कोई अपना अजीबोगरीब पोस्टर लगा देता है जिससे क्या मतदाता कंफ्यूज हो जाए, तो नाम नहीं लिखे उसमें, चिन्ह नहीं लिखे, चिन्ह के बिना पोस्टर लगाना। ठीक है दोस्तों, तो ये चीजें आपके इसमें शामिल होंगी। किसमें, धारा 28 में। धारा 28 में ये सब चीजें आपकी शामिल होंगी। 127 है धारा, 125, 127 और 134 और 136, जो चारों धाराएं हैं ये धाराएं अधिनियम की धाराएं मानी जाएंगी। और जाति मूल वंश के आधार पर प्रभाव डालना, इन सबको इस धारा में वर्णन किया गया है। नाम चिन्ह के बिना पोस्टर, कोई वैसे ही अजीब सी पोस्टर लगा दे तो वो भी मान्य नहीं होगी। तो दोस्तों इस तरह से आपकी जो सेक्शन 28 है इसमें निर्वाचन अपराध, इलेक्टोरल ऑफेंस, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम और ये सारा पार्ट इसमें आ गया, अपन ने देख लिया। अब अपन नेक्स्ट वाला पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट वाले में है सेक्शन 29, अगली वाली धारा। इसमें है भ्रष्ट आचरण, करप्ट प्रैक्टिसेस। भ्रष्ट आचरण किसको माना जाएगा, कि कोई उम्मीदवार किसी को लोभ लालच देता है, किसी को प्रभाव में लाता है, तो वो क्या माना जाएगा, भ्रष्ट आचरण माना जाएगा। कोई किसी को रिश्वत दे दे कि तू उम्मीदवारी में खड़ा ही मत हो ताकि मैं जीत जाऊंगा, उसको बेनिफिट मिल रहा है। अब मान लो एसटी के एक उम्मीदवार खड़ा हुआ है और जनरल के 3 खड़े हुए हैं, वो कहते हैं कि तू दूसरा और खड़ा हो जा, तू हमारे से 10 लाख रुपए ले ले और तू तेरा प्रचार भी कर, तेरा नाम भी हो जाएगा, तेरा ये भी हो जाएगा, तेरा ये भी बेनिफिट है और तेरे जेब में भी पैसा चला जाएगा। ऐसी स्थिति में तू उस एसटी वाले फला बंदे के खिलाफ खड़ा हो जा। अब वो खड़ा हो जाएगा तो उसके जीतने के चांस अगर बन रहे हैं तो वो कम हो जाएगा। उसके कम होने की वजह से, मतों की संख्या कम होने की वजह से उसको लाभ मिल सकता है। तो इस तरह का आचरण क्या कहलाएगा, भ्रष्ट आचरण, है ना। लेकिन ये साबित होना चाहिए, ऐसे हम कह दें कि यार वो तो उसने ऐसे किया है। इसको अपन इंग्लिश में क्या कहते हैं, ब्राइबरी, रिश्वतखोरी। तो इसमें क्या आएगा, किसी उम्मीदवार के खड़ा होने या न होने
दोनों तरह से लाभ होगा कि अगर उम्मीदवार खड़ा होता है तो किसी व्यक्तिगत पर्सनल दूसरे आदमी के वोट कट जाएंगे, ऐसी स्थिति में वो क्या करेगा, उसको बेनिफिट हो जाएगा। और अगर वो उम्मीदवार नहीं खड़ा होता है तो वो जीत जाएगा। कोई खड़ा करने के लिए भी चुनाव का लाभ ले सकता है खड़ा करके भी, और कोई बिना बिठा कर भी चुनाव का लाभ ले सकता है, ठीक है। या फिर उसने फॉर्म भर दिया और उसको बोल दे कि यार तू वापस ले ले तेरा नामांकन, तो नामांकन वापसी आदि द्वारा, ठीक है। और इस धारा में भ्रष्ट आचरण में एक पारितोषण है, ग्रेटिफिकेशन शब्द है, उसको आपको याद रखना है। पारितोषण है, इसमें मैं लिख देता हूं एक्सप्लेनेशन, है ना, इसका नाम है पारितोषण। ग्रेटिफिकेशन। अब इस ग्रेटिफिकेशन में क्या क्या शामिल होगा, इसमें धन के अलावा मनोरंजन के सभी साधन शामिल हैं। धन के साथ साथ इसका सीधा सा मतलब तो यह है कि लोभ लालच दे दिया, किसी तरह का लोभ लालच दे दिया, पारितोषण दे दिया कि अगर मैं चुनाव जीत गया, तू वैसे भी चुनाव नहीं जीत रहा है, तू खड़ा होगा तेरे को 10,000 वोट मिलेंगे, अगर मैं चुनाव जीत गया तो मैं तेरे को क्या बना दूंगा, उस नगर पालिका का मैं चेयरमैन बना दूंगा, और ये मेरी गारंटी है। अब ये भी क्या होगा, एक पारितोषण है ना, पारितोषण है, तो पारितोषण ग्रेटिफिकेशन धन के साथ, एक्सप्लेनेशन पारितोषण धन के साथ साथ अन्य मनोरंजन के साधन, मनोरंजन के कार्य या कोई और लोभ लालच, कि मैं, अगर तू चुनाव में खड़ा नहीं होगा ना तो तू 1 साल के लिए तेरे वहाँ मैं व्यवस्था करता हूँ, खाना पीना रहना, और तेरे लिए डेली सुबह शाम डांस की व्यवस्था होगी। इस तरह से कुछ भी मनोरंजन का साधन दे सकते हैं। किसी के लिए स्विमिंग पूल बनवा दिया कि ले तेरे घर पे स्विमिंग पूल ही बनवा दे, किसी भी तरह का मनोरंजन का कुछ और भी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह का कोई कार्य करने के लिए देते हैं। और दूसरा कोई लोभ लालच दे देते हैं, मैंने बताया ना निर्वाचन का, कि तेरे को चेयरमैन बनवा दूंगा, तेरे को प्रधान बनवा दूंगा, मेरे को एमएलए यहाँ जीतने रहने दे। इस तरह से कोई भी चीज़ अगर होती है तो अपन नगर पालिका के संदर्भ में करेंगे तो वार्ड के सदस्य वो दूसरा कोई और लोभ लालच दे रहे होंगे, है ना, तो ये लोभ लालच, ये परितोषण कहलाएगा। इसको इंग्लिश में ग्रेटिफिकेशन कहते हैं, परितोषण। सीधा सा मतलब तो ये लोभ लालच ही है, परितोषण क्या है, लोभ लालच। अब इसको अपन यहाँ लोभ लालच ही पढ़ ले और ऐसा कर ले, और एग्जाम में आ गया निम्न में से कौन सा परितोषण है, आपको इंग्लिश भी पता नहीं है, ग्रेटिफिकेशन। तो इस तरह के जो मैं शब्द कर रहा हूँ ना, मैं चला के यूज कर रहा हूँ कि इसको इजी तो रखेंगे, लेकिन इन शब्दों से आपको अभ्यस्त बनाना है। इसका मोटिव है इस शब्दों से आपको अभ्यस्त बनाना है। फिर आगे है एसएमएक प्रभाव डालना, वोट डालने में प्रभाव डालना, ठीक है, वोट डालने में प्रभाव डालना। वो कहे कि आप ये आपके लिए सुख सुविधाएं की व्यवस्था की गई है, जैसे कोई फैमिली है और उसके लिए क्या सुविधाएं कर दी कि रास्ते में पानी आ रहा है कि आपके घर पे नल हम लगा देंगे। अब नल से वो क्या कर रहा है, अपने गार्डन की खेती भी कर रहा है, नगर पालिका है उसके पास छोटा सा खेत है, उसमें वो सब्जी भी उगा रहा है। इस तरह से वो पानी का वो कर रहा है कि पूरे 5 साल अगर तू ये करेगा, तू मेरे को वोट देगा तो तेरे को 5 साल ये सुविधाएं उपलब्ध होगी। तो वो क्या है, प्रभाव में डालकर वोट डलवा रहे हैं, है ना। इसमें कुछ अपवाद हैं जो देखें तो इस वाले में एसएमएक प्रभाव में क्या है कि समुदाय से बाहर या निष्कासन की अगर धमकी देता है, प्रभाव में ऐसे भी ला सकता है ना कि तेरे को, अगर तू मेरे को वोट नहीं देगा तो तेरे को मीणा समाज से बाहर करवा दूंगा, तू मेरे को वोट देगा तेरे को पंडित समाज से बाहर करवा दूंगा, तू मेरे को वोट नहीं देगा तेरे को मैं इस समाज से बाहर करवा दूंगा। इस तरह की अगर वो धमकी दे दिया तो उसको हम
लिखित में क्या एविडेंस है और उसका क्या करेंगे, उसने कह दिया तो ऐसे समाज से बाहर थोड़े ना हो जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं है ना। और ये कहे कि अगर तू मेरे को वोट नहीं देगा तो तेरे देवी माता की क्या लगेगी, श्राप लगेगी, और तेरे इतना नुकसान होगा कि तू कुछ कर नहीं पाएगा, है ना। तेरी सारी खेती खराब हो जाएगी, तेरी सारा मतलब बिजनेस चल रहा है ना, तेरी दुकान चलेगी नहीं, तेरी दुकान पे ताला ही लग जाएगा। इस तरह का कोई धमकी देता है तो उसको इस अपराध की श्रेणी में नहीं माना जाएगा, क्योंकि उससे कोई बहुत बड़ा प्रभाव नहीं पड़ता। उसने कह दिया ठीक है, इसको अपन इस असमय प्रभाव में नहीं लेंगे, ठीक है। इसके अलावा घोषणाएं है ना, घोषणा कर दे कि मैं क्या करूँगा, जो सब गुजर है ना, उन गुजरों को 5% आरक्षण है ना, इसको मैं 10% करवा दूंगा। या फिर ओबीसी का अभी आरक्षण दिक्कत हो रही है तो मैं क्या करूँगा, ओबीसी वालों के अगर बेनिफिट नहीं हो रहा तो मैं पूरा का पूरा आरक्षण व्यवस्था ही खत्म करवा दूंगा। इस तरह की अगर वो घोषणा करता है लोक नीति की कि हम इस तरह की नीति बनवाएंगे, तो उसको हम अपवाद मानेंगे, उसको असम्यक प्रभाव में नहीं मानेंगे दोस्तों, है ना। ये चीज़ें महत्वपूर्ण है। रिश्वत हो गया, परितोषण हो गया, असम्यक प्रभाव हो गया, और इसके अपवाद भी हैं। इस तरह से अपन ने ये कुछ चीज़ें देखी। तो इसमें अपन क्या पढ़ेंगे, आवाज़ आ रही है, भ्रष्टाचरण वाला हो गया। अब नेक्स्ट सेक्शन अपन देखते हैं, इसमें है जो भ्रष्टाचरण वाले में है तीसरा ना, ठीक है। धर्म, मूल, वंश, जाति या समुदाय या भाषा के आधार पर, समुदाय या भाषा के आधार पर प्रभाव डाला जाए, ठीक है। किसी व्यक्ति विशेष को कहा जाए कि भाई तू इस जाति का है ना तो इसको वोट दे, और इस तरह से अगर अपनी जाति का है तो अपनी जाति आगे बढ़ेगी, अपनी जाति ये होगी, इस तरह से कहे। या मूल वंश, या हम स्कूल के हैं आदमी, इस तरह से कुछ कहे, या भाषा के आधार पर अपन ये यहाँ की ढूंढाड़ी भाषा बोलते हैं, इस तरह का वोट हमें दो, नहीं तो ये इस तरह से गड़बड़ हो जाएगी, इस तरह का बेनिफिट मिलेगा। या फिर धार्मिक प्रतीक या राष्ट्रीय चिन्ह की सौगंध दिलवा दें, ये ले हमारा शिव जी का त्रिशूल, इस त्रिशूल के सामने तू बोल रहा है कि तू वोट मेरे को ही देगा, अगर नहीं देगा तो भगवान तेरे साथ ये कर देंगे, ये वो कर देंगे। तो इस तरह की चीज़ें नहीं मानी जाएंगी। कुछ राष्ट्रभक्त टाइप के लोग होते हैं, उसके खिलाफ ऐसा कहे कि तू ये ले, हमारे सारनाथ स्तंभ है, हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है, इसको तू क्या करेगा, इसकी सौगंध है, तू मुझे वोट देगा। झंडा दिखा दे कि भाई ये है झंडा और इसकी तुझे सौगंध है और तुझे ये वोट मुझे ही देना पड़ेगा। धर्म, मूल, वंश, जाति, समुदाय और भाषा के आधार पर शत्रुता या घृणा की भावना, किसी धर्म के लिए कहें कि यार वो धर्म है ना वो बिल्कुल ही है, खराब है, ईसाई लोग हैं ना नॉनवेज खाते हैं, इस तरह के लोगों को तो वोट देना ही कोई मतलब नहीं है, तू मेरे को वोट दे, तेरे धर्म का हूँ मैं, इस तरह से कुछ कहें तो भी वो भ्रष्टाचरण में माना जाएगा, ठीक है। अपन भ्रष्टाचरण देख रहे हैं। प्रभाव डालने के लिए सती प्रथा या उसके क्रम का प्रचार या गुरबानी। अब मान लो कोई सैन समुदाय का है, नाई है, वो नाइयों की कुलदेवी नारायणी माता है जो अलवर में है, तो इस तरह की नारायणी माता सती हुई थी, वो तो सती हुई थी नारायणी माता, तो उसको प्रोत्साहित करें कि नारायणी माता सती हुई है, उसने कितना महान कार्य किया है। अब आगे भी कोई अगर सती होती है ना तो उसको बहुत बड़ा काम है, उच्च पद का काम है, इतना महान कोई देवी होगी जो सती हो सकती है। अगर इस तरह से अगर उसने प्रयास करता है ना तो वो भ्रष्टाचरण माना जाएगा, क्योंकि किसी को सती होने के लिए किसी की आगे मौत का जिम्मेवार वो बन जाएगा। फिर 6 नंबर है, किसी उम्मीदवार के नामांकन का उम्मीदवारी पर मिथ्या घोषणा कर दे। ऐसे कहे उसने फॉर्म ही नहीं भरा, मैंने देखा ना उसने फॉर्म ही नहीं भरा, जिसको आप वोट देने की कह रहे हो ना उसका तो फॉर्म ही नहीं भरा गया, उसका तो फॉर्म ही रिजेक्ट हो गया है, ऐसा कह दे। या फिर ये कह दे कि उसका चुनाव चिन्ह तो ये है, उसका चुनाव चिन्ह ये है। आजकल खैर ये चीज़ें चालू मान्य नहीं होती क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है, इसमें थोड़ी चीज़ें अलग हो गई। इस तरह की घोषणाएं अगर कोई करता है ना तो लोग समझ जाते हैं कि हाँ ये गलत है। उम्मीदवार द्वारा या एजेंट द्वारा मतदान केंद्र तक ले जाने की व्यवस्था करें कि तू दिल्ली रहता है, तेरा चुनाव जयपुर में हो रहा है, तू आ, तू 2 दिन तेरे घर पे रहना, तेरे आने के लिए हम स्कॉर्पियो कर रहे हैं, फॉर्च्यूनर कर रहे हैं, आ और जा वहाँ पर। तो उस तरह से आने जाने की व्यवस्था करें, घूमने की व्यवस्था कर दें कि तू यहाँ पे इस तरह से कोई भी इस तरह की व्यवस्था करता है तो उसको
भ्रष्टाचरण माना जाएगा। लेकिन अगर यांत्रिक यान नहीं है, कोई बैलगाड़ी से अगर ला रहा है, कोई इस तरह का कुछ और जिसमें यांत्रिक मशीन नहीं लगी हो और वो किसी जीव द्वारा लाया ले जाया जा रहा हो, इस तरह का कोई अगर यान हो, बैलगाड़ी हो, घोड़ा गाड़ी हो, हाथी से लाए, ऊंट पे बिठा के लाए, तो उसको भ्रष्टाचरण नहीं मानेंगे। ठीक है, तो ये अपन ने देखा धर्म, मूल, वंश, जाति, समुदाय, भाषा के आधार पर प्रभाव, धर्म मूल इसकी घृणा फैलाकर प्रभाव डालने के सती प्रथा का गौरवान्वयन कर रहा है तो उसको भी भ्रष्टाचरण माना है, और मिथ्या घोषणा करता है तो उसको भी भ्रष्टाचरण माना है, और मतदान केंद्र तक लाने ले जाने की व्यवस्था करता है तो उसको भी भ्रष्टाचरण माना है। अब देखते हैं इसका अगला पार्ट, जिसमें क्या है, निर्वाचक के नियमों के विरुद्ध निर्वाचक के लिए कोई खर्चा कर दे। निर्वाचन के नियम जो हैं उसके विरुद्ध किसी के लिए अलग से कोई बाउंड्री बनवा दे, या फिर उससे कहे कि तेरे लिए सड़क के यहाँ किनारे से मैं एक बाउंड्री बनवा दूंगा तो वो सरकारी पैसे पे हो जाएगा और तेरी बाउंड्री बन जाएगी। तो इस तरह से अगर कोई खर्चा कर दे, वो पहले ही खर्चा कर दे कि मैं उसको वहाँ से वसूल लूँगा, या कुछ भी खर्चा कर दे, तो ये भ्रष्टाचरण होगा। निम्न वर्गों से दुष्प्रेरण या प्रयत्न करे, किसी राजपत्रित अधिकारी को कहे, कोई इनकम टैक्स वाला है उसको कहे कि तू यहाँ पर ये कर ताकि मेरा क्या होगा, लाभ होगा, या फिर वहाँ के थानादार से कहे कि तू ये कर। अब किसी के झगड़ा हो रहा हो आपस में फैमिली में, तो वो तो चाहेगा कि थानादार से बन जाए ताकि इसको परेशान करे और मेरे को आराम करवाए। तो इस तरह की चीज़ें अगर होंगी तो वो भ्रष्टाचरण माना जाएगा, है ना। एक्साइज ऑफिसर है, जीएसटी लगवा दे किसी कंपनी, यहाँ कोई छोटा मोटा कारोबार करता है कि तेरे को जीएसटी लगवा दूंगा, और इस भय के मारे वो एक्साइज ऑफिसर के भय के मारे वो उसको वोट दे दे। इससे क्या होगा, भ्रष्टाचरण माना जाएगा। एजेंट क्या होता है, एजेंट ये होता है कार्यकर्ता जिसको अपन बोलते हैं, तो वो एजेंट बनाते हैं। कोई भी उम्मीदवार है अपना एजेंट बनाता है, वो एजेंट मतदान का सारा कार्य करता है, निर्वाचन संबंधित कार्य करता है, और उसके प्रचार प्रसार के लिए सारे कार्य वो करता है, उसके नामित एजेंट होता है। उसको बाकायदा एक पर्ची भी देता है कि ये मेरा इतना नंबर का एजेंट है। सेक्शन 30 धारा 30, इसमें क्या है, निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय की अधिकारिता। अगर निर्वाचन संबंधित कोई मामला आ जाता है, कोई केस आ जाता है, तो न्यायालय क्या कर सकता है, उसमें किसी सिविल न्यायालय को वार्डों के परिसीमन, स्थानों के आवंटन, निर्वाचन नामावलियों की तैयारी, संचालन संबंधित किसी भी प्रश्न पर न्यायिक निर्णय करने का क्या है, अधिकार नहीं है, अधिकार नहीं है। मतलब परिसीमन हो गया कि ये वार्ड यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक है, अब उस पे न्यायालय उसकी सुनवाई नहीं कर सकता जब तक कि निर्वाचन अधिकारी द्वारा सत्यापित कोई कंप्लेंट नहीं हो, तब तक वो क्या नहीं कर सकता, इस तरह का किसी भी केस की याचिका की सुनवाई नहीं कर सकता। क्योंकि इस तरह की याचिका लगे ही नहीं कि यहाँ स्थानों का आवंटन कर दिया कि तुमने आरक्षण इसको कैसे दे दिया, वो दे दिया अपने प्रोविजंस के अनुसार, गवर्नमेंट ने बनाया और हमने उसको देखा, और अगर उसमें कोई त्रुटि है तो निर्वाचन याचिका द्वारा हो सकती है कि निर्वाचन याचिका लगाई जाएगी, और वो किसके द्वारा लगाई जाएगी, वो जो निर्वाचन अधिकारी है उस क्षेत्र का। तो इस क्षेत्र में कौन होगा, नगर पालिका। अगर छोटी बोर्ड के रूप में देखें तो एसडीएम क्या होगा, उसका निर्वाचन अधिकारी होगा। तो वहाँ उसके माध्यम से निर्वाचन याचिका दायर की जाएगी और वो ही क्या होगी, मान्य होगी दोस्तों। तो ये आपकी सेक्शन 30 देखा अपन ने। इसमें क्या क्या है, किसी सिविल न्यायालय को अधिकार नहीं है और वो केवल निर्वाचन याचिका के द्वारा ही प्रश्नगत किया जा सकता है। तो दोस्तों ये सब अपन ने देखा। निर्वाचन याचिका के अलावा प्रश्नगत नहीं किया जाएगा। निर्वाचन याचिका मान लो एसडीएम महोदय तो कर ही सकते हैं, क्योंकि वो तो निर्वाचन अधिकारी हैं, उनके पास तो बहुत अच्छी पावर है। वो किसको कर सकते हैं, लिखित आदेश द्वारा जिला न्यायाधीश को कर सकते हैं, है ना। उनका तो मान्य होगा ही,
अब धारा 21 में अपन निर्वाचन याचिका को देखेंगे। तो इलेक्शन पेटिशन क्या है? निर्वाचन के सदस्य के रूप में किसी व्यक्ति को निर्वाचन के प्रश्नगत करने वाली कोई निर्वाचन याचिका है तो किसी उम्मीदवार या निर्वाचक द्वारा दी जा सकेगी। कोई उम्मीदवार हो या मत देने वाला हो, केवल उन्हीं द्वारा दी जा सकेगी। और उसका प्रोसीजर भी ये है कि निर्वाचन की तारीख से 1 माह के भीतर दी जानी चाहिए। और वो किसको दी जाएगी? जिला न्यायाधीश को दी जा सकेगी। ठीक है। निर्वाचन याचिका निर्वाचक या उम्मीदवार द्वारा किसको दी जाएगी? जिला न्यायाधीश को। कब? 1 माह के भीतर दी जाएगी। निर्वाचन स्पष्टीकरण है, मतलब एक्सप्लेनेशन है। निर्वाचक कौन होता है? जो मत डालता है, वोट देता है, वो ही निर्वाचक होता है दोस्तों। ठीक है। निर्वाचन याचिका के आधार पर ये सदस्य के व्यक्ति के निर्वाचन के प्रश्नगत करने वाली याचिका है। और निर्वाचन याचिका के आधार पर निर्वाचन तारीख को उम्मीदवार योग्य नहीं है। मान लो कुछ ऐसा हो कि सदस्य चुनाव जीत गया और बाद में पता चला कि वो उस तारीख को योग्य ही नहीं था, वो 21 साल का ही नहीं था और उसने चुनाव लड़ लिया। ऐसी स्थिति में कोई उम्मीदवार या मतदाता 1 महीने के भीतर कहाँ याचिका दे सकता है? जिला न्यायाधीश को दे सकता है। ठीक है। उसके द्वारा भ्रष्ट आचरण किया गया है कि उसने भ्रष्ट आचरण किया था और उसकी जो उम्मीदवारी है वो खारिज नहीं की गई। नामांकन अनुचित रूप से खारिज कर दिया गया। अगर किसी उम्मीदवार का नामांकन अनुचित रूप से खारिज कर दिया गया तो उसको याचिका दी जाएगी और उसको उचित तरीके से उसकी सुनवाई करी जाएगी। निर्वाचित उम्मीदवार द्वारा निर्वाचन का परिणाम प्रभावित किया गया है कि उसने क्या किया है कि लास्ट दिन जाकर उसने क्या किया, सभी लोगों को 500 उसको पूरी कॉलोनी को 500 रुपए या 2-2 हज़ार रुपए दे दिए और या फिर कुछ इस तरह का दे दिया जिसकी वजह से कि वो वोट सारे उसी रात को जाकर दूसरे सारे वोट उसको डाल दिया। नामांकन की अनुचित स्वीकृति, नामांकन कर रहे हैं ना, उसकी अनुचित स्वीकृति हो जाए या फिर निर्वाचित उम्मीदवार के हित में किसी अन्य व्यक्ति द्वारा कार्य किया गया हो। निर्वाचित उम्मीदवार है, उसको या तो उसका एजेंट करे या उम्मीदवार करे, लेकिन अगर कोई और आदमी उसके फेवर में काम कर रहा है, जो उनके इशारे पर काम कर रहा है, तो उसको भी क्या माना जाएगा? उसमें निर्वाचन याचिका में माना जाएगा। जो मत शून्य है उसको स्वीकार करके, मान लो जो मत शून्य था उसको उन्होंने स्वीकार कर लिया और जो मत शून्य था उसको, जो मान्य है उसको खारिज कर दिया। जो वोट प्रॉपर तरीके से था उसको खारिज कर दिया कि तूने 4 वोट डाल दिए एक ही उसमें, जबकि उसने डाला एक ही था। उस तरह से उस पेटी में डाल दिया कि इस तरह से 4 वोट डाले थे, तो मान्य था उसको तो खारिज कर दिया और जो शून्य था उसको स्वीकार कर लिया। तो इस तरह की सारी चीज़ें इसमें निर्वाचन याचिका में शामिल होंगी। अब नेक्स्ट अगली धाराएं अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हो तो आप हमारा ऐप ले सकते हो, वहाँ पर आपको कंप्लीट की टेस्ट सीरीज मिलेंगी, हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे। और पार्ट बी में केवल पार्ट बी लेना चाहते हैं तो 399 का है, उसमें भी सारी चीज़ें मिलेंगी। और कंप्लीट वाला लेना चाहते हैं तो 499 का कुछ दिन के लिए है। हमारा मैनेजमेंट निश्चित करेगा कि कितने दिन में इसकी प्राइस बढ़ा जाएगी। ठीक है दोस्तों, जय हिंद जय भारत, मिलते हैं फिर से।